ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी सिस्टम के अंदर किसी प्रोसेस को किया जाता है तो सिस्टम के जो पैरामीटर हैं उनमें कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। उस वेरिएशन को मेज़र करने के लिए हमने सिस्टम के पैरामीटर को दो फंक्शंस के रूप में ट्रीट किया था। एक तो हमारे पास स्टेट फंक्शन है, दूसरा हमारे पास क्या था, पाथ फंक्शन। हमने पढ़ा था कि जब कोई सिस्टम अपने इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में जाता है किसी प्रोसेस के जरिए, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सिस्टम के इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में कौन से पाथ से आया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है उनको एज ए स्टेट फंक्शंस के रूप में लिखा जाता है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इस बात पे डिपेंड करती है कि सिस्टम इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में कौन से पाथ से आया है। अगर ऐसे पैरामीटर जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हो उन्हें हम पाथ फंक्शंस के रूप में ट्रीट करते हैं। इसके बाद में हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे। हमने कहा था कि अगर कोई फाई स्टेट फंक्शन है तो डी फाई का इंटीग्रेशन स्टेट 1 से स्टेट 2 तक फाई 2 माइनस फाई 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई फाई पाथ फंक्शन है तो डी फाई का इंटीग्रेशन हमारे पास स्टेट 1 से स्टेट 2 तक किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होता है। इसी टाइप से हमने कहा था कि अगर फाई स्टेट फंक्शन होगा तो वो यूलर रेसिप्रोसिटी को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है। थर्ड हमने पढ़ा था, फोर्थ क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई फाई स्टेट फंक्शन है तो डी फाई का साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहीं पे हमने पढ़ा था कि अगर डी फाई की अगर बात करें, अगर ये कोई पाथ फंक्शन होता तो डी फाई का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है वो फाई नेट के इक्वल होता। इसके बाद में हम एक और चीज रिवाइज करेंगे आज, जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आपने पढ़ा होगा आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे सिलेबस में ओपन सिस्टम नहीं है, हम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आपके सामने कभी भी कोई सिस्टम का नाम आ जाए तो हम क्या मानेंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक सिस्टम होगा, ठीक है। उस सिलेंड्रिकल शेप के सिस्टम के ऊपर एक पिस्टल लगा रहता है। ये पिस्टल को हम वेटलेस और फ्रिक्शनलेस मानते हैं। फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि पिस्टल और सिस्टम की वॉल के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी घर्षण नहीं होगा। हम बात करते हैं कि इस पिस्टल की अगर बात करें तो ये पिस्टल एक गैस को बिल्कुल ढके रखता है, मीन्स कि इस सिस्टम के अंदर एक गैस भरी रहेगी, उस गैस का प्रेशर रहता है पी इंटरनल, ठीक है। अब इस सिस्टम के बाहर की बात करें तो बाहर क्या है, बाहर का मतलब हो गया सराउंडिंग। इस सिस्टम का जितना भी एक्सटर्नल पार्ट है वो क्या हो गया अपने पास, सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग का जो प्रेशर है हम मान लेते हैं पी एक्सटर्नल, और सराउंडिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब सराउंडिंग का जो पी एक्सटर्नल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और पी इंटरनल की अगर बात करें तो पी इंटरनल एक वेरिएबल क्वांटिटी रहेगी हमारे पास। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे पिस्टल का वर्क क्या है, पिस्टल क्या फंक्शन करता है। तो पिस्टल की अगर वर्क की बात करें तो पिस्टल इस गैस को या तो कंप्रेस करेगा या इसको एक्सपेंड करने का काम करेगा, मतलब या तो इसको दबाएगा गैस को, ठीक है, या इसको फैलाने का काम करेगा। तो सिस्टम का एक ही काम है, या तो गैस को दबाएगा या गैस को फैलाएगा। कब ये गैस को फैलाने का काम करता है, कब ये गैस को कंप्रेस करने का काम करेगा, इसको समझते हैं 2 केस से। हमारे पास आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अगर हम बोल दें कि P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, मतलब जो आउटर जो प्रेशर है वो अगर इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पिस्टल के ऊपर बाहर से दबाव बढ़ेगा, बाहर से फोर्स ज़्यादा लगेंगे, तो उस कंडीशन में ये पिस्टल नीचे की तरफ क्या होगा, मूव होगा। जब ये पिस्टल नीचे की तरफ मूव होगा तो ऑटोमेटिक ये जो गैस है वो क्या होगी,
कंप्रेस होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो हम कह देंगे कि जब P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज़्यादा हो तो गैस का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ये इसके बाद अपने पास आता है केस सेकंड। केस सेकंड में हम कह सकते हैं कि इफ़ P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, मतलब P इंटरनल की वैल्यू P एक्सटर्नल से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में नीचे से दबाव बढ़ेगा, मतलब इसके अंदर से क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा। जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टल ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, पिस्टल चला गया ऊपर की तरफ। तो हम कह देंगे कि ये गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है वर्क एंड हीट। हम हीट और वर्क की अगर बात करें तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो या तो वो वर्क के थ्रू होगा या वो हीट के थ्रू होगा। मतलब हीट और वर्क दोनों ही मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट अपने पास आता है इसके अंदर हीट क्या होती है। हीट होती है कि जब कोई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जब किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, सॉरी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसे कहते हैं हम हीट। अगर मैं बोलूँ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो यहाँ से जो हीट है वो सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम की तरफ चली जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर मैं बोल दूं कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर की तुलना में, तो हमेशा ध्यान रखना सिस्टम से हीट कहाँ पे जाएगी, फिर सराउंडिंग की तरफ जाएगी। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है इसमें वर्क। वर्क क्या होता है, जनरल अगर लैंग्वेज में हम कहें, मैकेनिकल में हम कहें तो अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, तो हम कहेंगे यहां पर कुछ ना कुछ वर्क जरूर हुआ है और उस वर्क का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे W = F × dx। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करके इसका वर्क हम निकाल सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को हम कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का नाम लेते हैं सिलेंड्रिकल पिस्टल वाला सिस्टम आपके सामने आएगा, ठीक है। इस सिस्टम के ऊपर एक पिस्टल लगी हुई है, इस सिस्टम के अंदर एक गैस भरी हुई है जिसका P इंटरनल प्रेशर था, बाहर की तरफ P एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। मैंने कहा था बाहर वाला प्रेशर कांस्टेंट, अंदर वाला प्रेशर वेरिएबल है। हमें ये भी पता है कि सिस्टम के ऊपर जो पिस्टल रखा हुआ है ये पिस्टल मूव कर सकता है या तो ऊपर की तरफ या मूव करेगा नीचे की तरफ। अगर इसके ऊपर हम बॉडी ऑफ मास m रख दें तो ये पिस्टल या तो नीचे की तरफ मूव करेगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये जैसे भी मूव करे हर एक इसके विस्थापन में, इसके डिस्प्लेसमेंट में ये बॉडी भी क्या होगी, या तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगी या फिर नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगी। जब बॉडी ऑफ मास m में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट आए तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्क हो रहा है। इसके बाद अपने पास आता है साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रूल कहता है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वर्क कैसा है, नेगेटिव। लेकिन अगर सिस्टम पे वर्क होता है तो हम उससे वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। फिजिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट को बिल्कुल मिलाना नहीं है। अगर कोई सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो हम क्या कहेंगे कि ये हीट कैसी है, नेगेटिव है। अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हम कहेंगे ये हीट पॉजिटिव है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में एक सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर एक पिस्टल लगा हुआ है। पिस्टल पे हमने एक ऑब्जेक्ट को M को रखा था,
ठीक है, मान लेते हैं कि इस पिस्टल के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ dx का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसके अंदर मान लेते हैं वॉल्यूम के अंदर dv डिस्प्लेसमेंट dv का चेंज आता है। अब जब इसके वॉल्यूम में dv चेंज आता है और इसके अंदर dx डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि जो वर्क डन है, हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इस पिस्टल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, इस पिस्टल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो और इस वर्क को हम डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यहाँ पर अपने पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, P प्रेशर होता है, और वर्क यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। इसकी अगर बात करें, इस प्रेशर की बात करें, तो ये प्रेशर हमेशा P एक्सटर्नल लिया जाता है, आउटर प्रेशर लिया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर लिया जाता है। कभी भी इंटरनल प्रेशर हम काम में नहीं लेंगे, और ना ही कभी इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को घटाकर यहाँ पे काम में लेते हैं। हम केवल और केवल एक्सटर्नल प्रेशर को काम में लेते हैं, और वो भी माइनस के साइन के साथ। तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल dv। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v। यहां पर ये माइनस का साइन हमने क्यों लगाया है, इसको हम समझते हैं। ये माइनस का साइन कन्वेंशन रूल को टेक केयर करने के लिए लगाया जाता है। हमें पता है कि जब ये सिस्टम है, वो जब सिस्टम एक्सपेंड करता है, कि मतलब P इंटरनल की वैल्यू P एक्सटर्नल से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उस वक्त डेल्टा V की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। और जब सिस्टम वर्क करता है, तो हम जानते हैं कि सिस्टम जब वर्क करता है तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क डन हमें पता है नेगेटिव आता है, और हम बोल देंगे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। और हम जानते हैं V2 माइनस V1 कैसा आएगा, अगर V2 ज़्यादा हो V1 कम हो, एक्सपेंशन में V2 ज़्यादा होगा V1 कम होगा, तो हमारे पास ये साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे हमने बात की थी, P इंटरनल अगर लेस देन हो P एक्सटर्नल से, उस वक्त V2 की अगर बात करें, V2 लेस देन होगा V1 से, और V2 माइनस V1 की बात करें तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा। और हमें पता है कि जब ऐसा हो कि P एक्सटर्नल ज़्यादा हो, तो उस वक्त कंप्रेशन वर्क होता है। कंप्रेशन वर्क का मतलब होता है कि जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है तो उसे कंप्रेशन वर्क कहते हैं। और इस कंप्रेशन वर्क के अंदर जो वर्क डन होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और हम जानते हैं V2 माइनस V1 भी कैसी क्वांटिटी, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर वर्क डन की अगर हम बात करें तो हमें पता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, और डेल्टा V यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। किस वर्क के लिए, कंप्रेशन वर्क के लिए डेल्टा V नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल, तो टोटल वर्क डन कैसा आएगा, P एक्सटर्नल पॉजिटिव हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो हमने दो टाइप के वर्क डन पढ़े हैं, एक तो अपने पास कंप्रेशन वर्क आएगा, एक अपने पास एक्सपेंशन वर्क आएगा। एक्सपेंशन वर्क हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, कंप्रेशन वर्क को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ हम लिखते हैं। इतना हमने वर्क कंप्लीट हुआ हमारा। इसमें साइन कन्वेंशन रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ज़रूर याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क और हीट की यूनिट के बारे में। तो वर्क और हीट की जो यूनिट हैं उन सब के बारे में अगर बात करें तो इनकी 3 से 4 हमें यूनिट पढ़नी है। वर्क और हीट में हमारे पास जूल भी आता है, इसकी यूनिट जूल भी होती है। वर्क और हीट की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम इसको लिख सकते हैं। हम इसके अलावा वर्क और हीट को लीटर इंटू एटीएम में भी लिखा जाता है। वर्क की एक और यूनिट होती है लीटर इंटू एटीएम। इसके अलावा इसको लीटर इंटू बार भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्क और हीट की एक और यूनिट आती है जिसे हम अर्क कहते हैं। ये कुछ यूनिट है जिनको हमें याद रखना है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम कैलोरी कहते हैं। तो ये 3 से 4 यूनिट है जिसको हमें याद रखना है, और इनको इंटरचेंज करना भी हमें आना चाहिए। जैसे हमें जूल
देखकर हमें कैलोरी का मान पूछ सकता है, कैलोरी देखकर हमें लीटर एटीएम का मान पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी जरूरी है। इसको समझने के लिए हम बिल्कुल एक छोटे से ग्राफ का सहारा ले सकते हैं। जैसे हमारे पास जो कैलोरी है, उस कैलोरी को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो इस कैलोरी को मल्टीप्लाई कर दे 4.2 से, या फिर जूल को अगर हमें कैलोरी में चेंज करना है तो जूल को डिवाइड कर दे 4.2 से। इसी टाइप से अगर हम लीटर एटीएम और जूल के बीच में कुछ रिलेशन बनाना चाहें तो लीटर एटीएम को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल आपको याद होने जरूरी है और इसी टाइप से आपको लिखना भी है। लीटर एटीएम को जब आप जूल में कन्वर्ट करते हो तो लीटर एटीएम को आप मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो आपको जूल को डिवाइड करना पड़ेगा 101.3 से। फिर इसी टाइप से अगर हम जूल और अर्ग की बात करें, इनके बीच में कुछ रिलेशन हमें बनाना हो तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए जूल को मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻7 से, और इसी टाइप से अर्ग को जूल में कन्वर्ट करने के लिए अर्ग को मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻7 से। इसके बाद में अगर हम बात करें जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है, तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें जूल को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको एक बार फिर से तुम मतलब लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पहले परेशानी होती थी, फिर मैंने ये ऐसा कुछ बनाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि नेट हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हो किसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो नेट हीट होती है वो उसके वर्क डन के इक्वल होती है। सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क डन के इक्वल होती है। इसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू नेट इज इक्वल टू मोड ऑफ क्यू नेट इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ वर्क नेट। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे माइनस साइन का मतलब हुआ कि जो वर्क है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है और ये जो हीट है वो सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। इसका मतलब ये हो किसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है वही हीट उस सिस्टम के वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू माइनस dw। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन करें कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये कभी भी जीरो आपस में नहीं होता है। इस dw को इधर लेके आए तो हमारे पास क्या आएगा, dq प्लस dw इज इक्वल टू 0। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq प्लस w, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी इन ब्रैकेट में q प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। हमने अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ पढ़ी होगी शायद कि किसी भी पाथ फंक्शन का अगर हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 5 के इक्वल होता है, लेकिन अगर किसी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास 0 निकल के आती है। इसी टाइप से हम यहाँ पे अब देखते हैं, जब आप साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हो q प्लस डब्ल्यू का साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 0 निकल के आती है। इसका मतलब ये हुआ कि q प्लस डब्ल्यू हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है। ये q प्लस डब्ल्यू हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। इसी स्टेट फंक्शन को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा u, और इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक
बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को तो ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो भी हम Q या W लिखते हैं वो बिल्कुल साइन कन्वेंशन रूल के साथ हमें लिखना होता है। W को हम माइनस पी डेल्टा वी भी लिखते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया। इसके अलावा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना ही है। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विथ पाथ फंक्शन, इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एक्सटेंसिव भी है और साथ में पाथ फंक्शन भी है। इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, मोलर हीट कैपेसिटी और सरफेस टेंशन।